आज हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स हुआ था ना कि कैसे पढ़ना है, अपना पढ़ने का स्किल को कैसे इंप्रूव करेंगे। अभी आज है राइटिंग स्किल्स, कैसे लिखना है, लिखने का स्किल को कैसे इंप्रूव करेंगे। क्या होता है राइटिंग स्किल्स? क्या होता है राइटिंग स्किल्स, बता सकते हैं क्या? राइटिंग स्किल्स क्या होता है, क्या हो सकता है? कोई भी बताइए तो। हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, याद है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो टाइप ऑफ का कम्युनिकेशन पढ़े थे हम लोग। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो टाइप का, फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं, कुछ और भी पढ़े थे। किसी को याद है? पप्पू पंडित ओरल कौन और है? रिटर्न। नहीं, ये नहीं था। ओरल सर रिटर्न तो वर्बल 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 और नॉन वर्बल। हाँ हाँ, ओरल और रिटर्न तो इसका है, वर्बल का टाइप है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल और रिटर्न, जहां शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है? लिखित कम्युनिकेशन, जो लिख के जो हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये राइटिंग स्किल्स उसी से मिलता जुलता टॉपिक है, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, थोड़ा एलाबोरेट किया हुआ है। राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें और क्या होता है ये राइटिंग स्किल्स, ये हम लोग देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि राइटिंग स्किल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग स्किल जो है कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। गुड राइटिंग स्किल्स अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विथ क्लैरिटी एंड ईज। अच्छे राइटिंग स्किल्स से आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, यानी कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ क्लैरिटी के साथ और ईज के साथ। ठीक है, दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ यस सर। यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है। द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस टू अ फार लार्जर ऑडियंस देन थ्रू फेस टू फेस और टेलीफोन कन्वर्सेशन। राइटिंग वाला जो कम्युनिकेशन है, रिटर्न कम्युनिकेशन जो है, वो क्या है कि आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करें, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन से, हाँ, उसका ऑडियंस फार लार्जर होता है। ओरल कम्युनिकेशन में कितने लोगों से आप बात कर सकते हैं? फेस टू फेस कितने लोगों से बात कर सकते हैं? 1000, 2000, 5000 कर सकते हैं? कर सकते हैं 1000, 2000 आदमी से एक साथ बात? नहीं नहीं सर। नहीं कर सकते। स्पीच स्पीच दे सकते हैं आप, स्पीच तो दे सकते हैं ना, लेकिन कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेंडर से रिसीवर के पास मैसेज आता है और रिसीवर के पास से फीडबैक आता है सेंडर के पास। तो वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा है उसमें, स्पीच में। अगर हम भाषण दे रहे हैं तो फेस टू फेस अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कितने लोगों से बात कर सकते हैं? दो चार क्लास में पाँच मान सौ। लीजिए हम इंटरेक्ट करते हैं, नहीं क्लास में मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, हम कोई क्लास ले रहे हैं, उसमें कितने स्टूडेंट हो सकते हैं? 100, 50, 50, 100, 150, 200, उससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन रिटर्न, अगर हम रिटर्न में कुछ निकाल दें, कोई भी नोटिस निकाल दे रहे हैं या राइटिंग में कुछ भी हम डाल दे रहे हैं, तो वो तो सब लोग देख रहा है उसको। समझ रहे हैं? कॉलेज स्कूल में हम लोग जो नोटिस देखते हैं, क्यों नोटिस क्यों लगाया जाता है? एक तो रिटर्न वाला जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है चीज, हाँ, उस पर लोग ज्यादा भरोसा कर सकता है। वो प्रूफ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है रिटर्न वाला कम्युनिकेशन। और अब मान लीजिए कॉलेज का प्रिंसिपल सबको, सब स्टूडेंट को तो नहीं बोलेगा जा जाके कि कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, दिवाली में 4 दिन छुट्टी है, तो बोलेगा नहीं। तो क्या करता है कि लिख के नोटिस बोर्ड में टांग देता है। हो गया ना, सबसे कम्युनिकेट कर लिया ना वो प्रिंसिपल। बात तो नहीं कि सबसे फेस टू फेस बोले तो नहीं, लेकिन हाँ कम्युनिकेट कर लिए। कैसे? रिटर्न कम्युनिकेशन किए, लिख के नोटिस बोर्ड में चिपका दिए। अब बाकी सारा स्टूडेंट देखा, स्टाफ देखा, पता चल गया कि अच्छा हाँ ये बात है।
इसमें क्या होता है कि ऑडियंस फार लार्जर होता है, अधिक से अधिक ऑडियंस होते हैं इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन में। रिटर्न कम्युनिकेशन की बात है ये, राइटिंग स्किल्स आगे जाएंगे हम लोग तो पता चलेगा राइटिंग स्किल्स के बारे में। ठीक है, तो क्या समझे, राइटिंग स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। राइटिंग स्किल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा है कि गुड राइटिंग स्किल्स अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विथ क्लैरिटी एंड ईज। ठीक है, क्लैरिटी और ईज के साथ कम्युनिकेट करते हैं जब हम राइटिंग में जा रहे हैं। तब रिटर्न कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो मैसेज क्लियर है, ज्यादा क्लियर होता है और अधिक ईज के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। ईज मतलब, ईज का मतलब क्या होता है? आसान सर, हेलो, सरल, आसान या सरल सर। सरल, आसानी, आसानी से, हाँ, मतलब स्पष्ट, स्पष्ट है कम्युनिकेशन और आसान है। कब? जब हम रिटर्न में कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। रिटर्न में कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहा है, वो बहुत ज्यादा शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना। ओरल और रिटर्न का हम लोग अंतर तो पढ़े थे उस टाइम में, आप लोग को शायद याद नहीं होगा, पूरा पढ़े थे ओरल में क्या होता है, रिटर्न में क्या होता है, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस टू ए फार लार्जर। हम 2-3 बार क्यों बोलते हैं पता है? ताकि आप लोगों को दोबारा पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़े, इसलिए 3-4 बार एक ही चीज को बोलते रहते हैं घुमा घुमा के। क्या प्रभात, हम लोग जो बात करते हैं यहाँ, यस सर, यस सर। है ना। हाँ, मतलब जैसे एक ही स्लाइड है, ये स्लाइड, इसको मैं 3-4 बार इसलिए बताता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़े। वैसे पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन शायद 50% होंगे जो दोबारा नहीं पढ़ते होंगे, तो उनके लिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूं यहीं पे। ठीक है, इसको पढ़िए, कोई नए वाले जो स्टूडेंट वो पढ़िए, तो पूरा मनोहर, मनोहर करके जो है वो पढ़िए तो। Yes, sir. Audience and format. The first step to writing is choosing the appropriate format. The format as well as the audience आराम से defines the मनोहर, 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 आराम से पढ़िए, हड़बड़ नहीं, आराम से पढ़िए, एकदम आराम से। defines the पढ़िए। writing skill. How formal or relaxed the tone should be. With everything one writes, the reader's receipt should be able to define the tone as well as aspect to the content. पूनम पढ़िए, पूनम, पूनम कुमारी पढ़िए तो इसको। Yes, sir. रीड इट आउट, रीड द ऑल, पूरा स्लाइड। Yes, sir. The first step to writing is choosing the appropriate format. The format as well. अप्रोप्रिएट, Yes, sir. अप्रोप्रिएट, हाँ, अच्छा पढ़िए, पढ़िए। The format as well as the education. ये क्या है सर? Define the rating. पढ़ रहे हैं सर। Audience and format. The first step to writing is choosing the appropriate format. The format as well as the audience define the writing style. Example: how formal or relaxed the tone should be. With everything one writes, the reader receipt should be able to define the tone as well as the aspect of the content. तो ऑडियंस और फॉर्मेट का अगर बात करें तो पहला स्टेप जो है राइटिंग का वो है चूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट हमको चूज करना पड़ता है, कुछ भी लिखते हैं ना हम लोग तो एक सबका एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट है, एक निश्चित कुछ मतलब एक फॉर्मेट तय किया हुआ है कि यही फॉर्मेट में हमको कम्युनिकेट करना है।
राइटिंग की अगर बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम अपने सीनियर को, तो उसका एक फॉर्मेट है जो प्रिस्क्राइब्ड है कि इसी फॉर्मेट में आपको कम्युनिकेट करना है अपने सीनियर के साथ, एप्लीकेशन इसी फॉर्मेट में लिखना है, नोटिस इसी फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट है जो तय है कि इसी फॉर्मेट पे आपको नोटिस डालना है। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह का नोटिस है। जैसे हम लोग मान लीजिए कुछ लिखते हैं, हम लोग ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग का एक फॉर्मेट है, एसे का एक फॉर्मेट है ना। बिजली विभाग को एप्लीकेशन लिख रहा है तो उसका अलग फॉर्मेट है, शिक्षा विभाग को लिख रहा है तो उसका अलग फॉर्मेट है, यानी कि एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट तय किया गया है। हाँ, रिटर्न में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग तो एक फॉर्मेट तय किया गया है कम्युनिकेट करने के लिए। जिस किसी के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट हमको फॉलो करना है, ठीक है। उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमको जो है रिटर्न में कम्युनिकेट करना है। दूसरा है द फॉर्मेट एज वेल एज द ऑडियंस डिफाइंस द राइटिंग स्टाइल, दैट इज हाउ फॉर्मल और रिलैक्स्ड द टोन शुड बी। वो जो फॉर्मेट है, जो तय फॉर्मेट है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, और जो ऑडियंस जो है, ऑडियंस यानी कि मतलब ऑडियंस मतलब यहां पर ऑडियंस का मतलब हुआ क्या, जो मेरा वो राइटिंग वाला देख रहा है, जिसके पास मेरा रिटर्न कम्युनिकेशन है, जिसके साथ हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो ऑडियंस है मेरा। तो वो फॉर्मेट और वो ऑडियंस जो है वो राइटिंग स्टाइल को, मेरा राइटिंग स्टाइल को डिफाइन कर रहा है। दैट इज हाउ फॉर्मल और रिलैक्स द टोन शुड बी, मतलब कितना फॉर्मल होना चाहिए। मतलब हमको पता करना है कि हम जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ मेरा शब्द कैसा होगा, कैसा, मतलब कौन वोकैबुलरी का ध्यान रखना है कि क्या हमको कौन सा शब्द का चयन करना है, टोन कैसा रखना है, फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल होगा, है ना, वो सारा कुछ फॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक संगठन में, कंपनी में, एक ऑफिस में, हाँ, सरकारी कम्युनिकेशन कर रहा है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां कम्युनिकेशन कर रहा है वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम कहाँ करेंगे? ऐसे अपना डे टू डे लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, है ना, अपने परिवार के साथ हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। वो हमको मतलब हमको तय करना है, चुना है हमको, क्या बोलते हैं उसको, हमको ये पता करना है कि मतलब कैसा कम्युनिकेशन होगा, टोन क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, वोकैबुलरी में मतलब हमको कौन सा शब्द का चयन करना है, राइटिंग का स्टाइल क्या होगा, ये हमको तय करना है। उसके बाद है विद एवरीथिंग वन राइट्स द रीडर्स और रेसिपिएंट्स शुड बी एबल टू डिफाइन द टोन एज वेल एज एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि हमने लिख तो दिया कुछ भी, कोई भी एप्लीकेशन लिखे या नोटिस लिखे या कुछ भी लिखे या मैसेज भेजे, मेल किए, कुछ किए, हम सब कुछ ध्यान में रखे हुए हैं कि मेरा टोन कैसा है, मेरा कंटेंट क्या है ना, राइटिंग स्टाइल क्या है, वो हम ध्यान में रखे हैं। लेकिन वो जो मेरा रिसिपिएंट है, जो रीडर है, मतलब जिसके साथ हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो जो रिसीवर है, जो मेरा कम्युनिकेशन का रिसीवर है, उसको वो अच्छे तरीके से मेरा कम्युनिकेशन को रिसीव कर ले, है ना, वो समझ जाए और हमको फीडबैक दे दे, या तो अगर जरूरत है तो फीडबैक दे, नहीं तो लेकिन समझ जाए मेरी बात को, तभी कम्युनिकेशन पूरा होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि हमको पहले एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट चुनना है कम्युनिकेट करने के लिए। दूसरा, उसके बाद स्टेप क्या है कि वो फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट या जो ऑडियंस जो है, वो उसके साथ जो हम कम्युनिकेट करेंगे, तो हमको अपना राइटिंग स्टाइल को भी चुनना है, मतलब हमको तय करना है कि हमारा राइटिंग स्टाइल क्या होगा, फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल होगा, और कितना रिलैक्स्ड कम्युनिकेशन होगा, या कम्युनिकेशन का टोन क्या होगा, ये तय करना है। उसको तीसरा है कि मतलब हमको इस प्रकार से कम्युनिकेट करना है, हमको शब्दों का चयन ऐसा करना है, हमको फॉर्मल, ऐसा फॉर्मल रखना है, राइटिंग स्टाइल ऐसा रखना है कि मेरा रिसीवर जो है मेरा कम्युनिकेशन को समझ जाए।
ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर ले, वो उसको समझ जाए और उसको वो रिस्पॉन्ड करे उस पर, या तो बोल के करे, लिख के करे, या मतलब नॉन वर्बली करे, लेकिन रिस्पॉन्ड करे मेरे कम्युनिकेशन का, है ना। कंपोजिशन एंड स्टाइल की अगर बात करते हैं तो पढ़िए इसको, इसी का। Composition and style. Start with your audience. The reader should be introduced with the subject. Create an outline. Outlines help in identify which steps to take in with which order. Follow AIDA formula. Attention, interest, desire, action. These steps can help in the writing process. ये भी पढ़िए। Try some things ये भी पढ़िए empathy. इसी का। Yes, sir. Try some empathy. One should remember the audience need at all times. Engage the audience. One should make sure that one communicates why people should listen. The message should engage the audience. सर हो गया। कंपोजिशन एंड स्टाइल की अगर बात करें, हाँ हो गया, ये हो गया आपका। क्या है कि हम मतलब कम्युनिकेट करना स्टार्ट करना है हमको, मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन हमको स्टार्ट करना है, तो कैसे क्या करना है हमको, वो हम यहाँ पर हमको वो देखना है कि क्या किस स्टेप को फॉलो करना है। पहला, स्टार्ट विथ योर ऑडियंस, ठीक है। तो ऑडियंस जो है हमको मतलब समझना है कि हमारा ऑडियंस कौन है, हमारा रीडर कौन है, हमारा रिसीवर कौन है। हम जो मैसेज अभी भेजेंगे, हम रिटर्न कम्युनिकेट जो करेंगे, तो हमारा रिसीवर कौन है, रीडर कौन है ना। द रीडर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद द सब्जेक्ट। रीडर को सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए रीडर को। दूसरा है क्रिएट एन आउटलाइन। आउटलाइंस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग व्हिच स्टेप्स टू टेक इन व्हिच ऑर्डर। आउटलाइन का मतलब होता है क्या, रूपरेखा। एक रूपरेखा तैयार करना हमको, कि मतलब हमको कैसे मतलब कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना है, उसकी एक रूपरेखा हमको तैयार करना है। आउटलाइंस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग व्हिच स्टेप्स टू टेक इन व्हिच ऑर्डर, है ना, कि किस ऑर्डर में सबसे पहले क्या क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, तीसरा पैराग्राफ में क्या होगा, चौथा पैराग्राफ में क्या होगा, उसका एंड कैसे करना है, होगा रूपरेखा तैयार करना होगा। उसको बाद फॉलो आइडा फॉर्मूला, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। दिस स्टेप्स कैन हेल्प इन राइटिंग प्रोसेस। ये किसके लिए है ये फॉर्मूला, ये रीडर के लिए है ना। रीडर क्या होगा, अटेंशन, उसको अटेंशन चाहिए पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट चाहिए, डिजायर चाहिए, फिर एक्शन भी उसको करना है। एक्शन कैसे करना है कि जो कम्युनिकेशन उसके साथ किया गया है उसको अमल करना है, उसको मतलब उस पर रिस्पॉन्ड देना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। मान लीजिए कोई नोटिस ही आ गया, कोई कॉलेज में कोई नोटिस ही आता है, तो जैसे आप लोग का आया था ना कि 21 तारीख से 31 तारीख तक आपका क्लास नहीं होगा, रिटर्न में आया होगा, सबको तो फोन करके नहीं बोला गया होगा, है ना। आपको मैसेज आया होगा, व्हाट्सएप पे आया होगा, तो आपने क्या किया उसके बाद, आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं, आप लोग सब लोग रिस्पॉन्ड किए कि नहीं उस पर। प्रभात, आपको जो 21 तारीख से 31 तारीख तक का Yes, sir. छुट्टी का जो मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पे, Yes, yes. तो उस पर, हाँ, तो उस पर रिस्पॉन्ड किए कि नहीं आप, जी सर। कैसे रिस्पॉन्ड किए, थैंक कैसे यू रिस्पॉन्ड किए, सर। उस मैसेज के रिप्लाई में थैंक यू लिखा सर। थैंक यू लिखे, हाँ सर। चलिए थैंक यू लिखे। इसी का आप कुछ लिखी, यस सर, वही थैंक यू लिखे। थैंक यू लिखे। और ऐसा कोई था जो कुछ भी नहीं लिखा, मैसेज का जवाब में कुछ भी नहीं लिखा, कोई था ऐसा? यस सर, होगा। हम थे।
कोई था ना ऐसा? सर हम लोग जी। को लिखने के लिए नहीं बोला गया है, परमिशन ही नहीं लिखने है के सर लिए? उसमें उसमें परमिशन ही नहीं है लिखने का परमिशन नहीं है सर। कोई बात नहीं ना, मेरा वो मतलब नहीं है, हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं कि आपके पास जो मैसेज आया कि 21 से 31 तक आपकी छुट्टी है, तो आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया, समझे ना? रुद्र रुद्र बोल रहे हैं, धनी बोल रहे हैं, मृत्युंजय। धनी राम। यस सर, हम भी बोल रहे हैं। अभी कौन बोल रहे थे? सर मृत्युंजय और हम दोनों ही बोल रहे थे। आप कौन बोल रहे हैं? धनीराम। धनीराम, हाँ धनीराम। नहीं धनीराम, मेरा बोलने का ये मतलब था कि आपको जो मैसेज आया होगा कि 21 से 31 तारीख तक आपकी छुट्टी है, आपका क्लासेस नहीं होगा, तो उस पर आपने रिस्पॉन्ड किया। पता है कैसे आपने रिस्पॉन्ड किया? आपको पता चल गया, आप नहीं ज्वाइन किए क्लास, क्योंकि आपको पता है कि क्लास होना ही नहीं है, तो रिस्पॉन्ड किए ना आप, यस सर। समझे? हाँ, रिस्पॉन्ड किया। आपको मतलब जो नोटिस दिया गया उसको आप अमल किए। हाँ ठीक है सर, क्लास नहीं होगा तो कोई बात नहीं सर, 1 तारीख से 2 तारीख से होगा तो आप 2 तारीख से ज्वाइन कर लिए, तो जरूरी नहीं है, ये अच्छी बात है, मतलब जवाब दे देना अच्छी बात है, ओके थैंक यू सर लिखना जरूरी है। लेकिन अगर नहीं भी लिखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उस पर उसको अमल करते हैं नोटिस को, या जो रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके ऊपर हम, भले हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी हम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये उसका एग्जाम्पल है आप लोग का धनी राम। ठीक है, यस सर। तो ये जो है ना आपका है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। और अगर सेल्स मार्केटिंग में हम जाएंगे, सेल्स मार्केटिंग, अगर किसी को इंटरेस्ट है आगे सेल्स मार्केटिंग में जाने का, एमबीए वगैरह करने का, तो इसमें एक और चीज भी जुड़ता है, वो है सेटिस्फैक्शन। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, आइडास। ये क्या हो गया भाई? तो ट्राई सम एम्पथी। एम्पथी क्या होता है? एम्पथी इज समानुभूति, मतलब अगला क्या फील कर रहा है उसको आप फील करते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर है, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी क्या है? प्रभात आप बोल पाएंगे सिंपैथी एम्पैथी का अंतर? सिंपैथी मतलब सहानुभूति होता है सर, जो व्हाट एक इज आदमी सिंपैथी, व्हाट इज एम्पैथी? सर सिंपैथी सहानुभूति को कहते हैं सर, और एम्पैथी सर समानुभूति को कहते हैं, जिसमें हम इक्वल उसको मतलब फील करते हैं, जो वो फीलिंग्स को हम लोग शेयर करते हैं बराबर, अगले के फीलिंग्स को हम उसी बराबर में सोचते हैं सर, महसूस करते हैं, उसको एम्पैथी कहते हैं। महसूस और कर, सिंपैथी सर, हाँ सर, सिंपैथी में सर हम किसी को रिप्लाई देते हैं, किसी को अगर एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी ऐसा दर्द है उसको, तो हम उसको संवेदना देते हैं, सहानुभूति उसको देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सहानुभूति देते हैं उसको। मतलब थोड़ा सा दया की भावना दिखाते हैं हम, थोड़ा सा मतलब उससे वो है ना, पिटी दिखाते हैं, दया दिखाते हैं कि ओह कैसे हो गया इसके साथ ऐसा, अरे कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। ये सिंपैथी। एम्पैथी अब मतलब वैसा ही अनुभव कर रहा है जैसा अगला अनुभव कर रहा है, वैसा हम भी अनुभव कर रहे हैं, वो है एम्पैथी। ठीक है, बहुत अच्छा बोले आप प्रभात। ट्राई सम एम्पैथी, वन शुड रिमेंबर द ऑडियंसेस नीड्स एट ऑल टाइम्स। ठीक है, आपको आपका जो रीडर है उसका नीड के बारे में आपको ध्यान रखना है, मतलब वो उसको क्या चाहिए, क्या उसके लिए सही है, हमको उसको क्या इंफॉर्मेशन देना है, उसका हमको पता होना चाहिए। हमको याद रखना चाहिए कि हमारा जो रीडर है उसका नीड क्या है। उसके बाद है एंगेज द ऑडियंस, अपने ऑडियंस को आप एंगेज करें, अपने रीडर को एंगेज करें। One should make sure that one communicates why people should listen. The message should engage the audience.
ठीक है, अपने ऑडियंस को आप एंगेज करें। स्टूडेंट, हम जो क्लास में पढ़ाते हैं हम लोग, तो अपने स्टूडेंट को एंगेज करते हैं। कैसे एंगेज करते हैं? कोई टॉपिक छेड़ देते हैं तो एंगेज हो जाता है स्टूडेंट, है ना। जैसे अभी मान लीजिए, अभी आप लोग सब लोग एंगेज हैं, कुछ ना कुछ तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, सब एंगेज है। तो एंगेज करना चाहिए ऑडियंस को, मतलब उसमें कुछ कुछ आपका इंटरेस्टिंग चीजें डालनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स डालने चाहिए। ये दोनों कम्युनिकेशन के लिए है, ओरल के लिए भी है, रिटन के लिए भी है। आप अपने ऑडियंस को एंगेज करें। आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए कि अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को, अपने रिसीवर को, आपका जो मैसेज का रिसीवर है उसको एंगेज कैसे करें आप अपने कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो आपको एंगेज कर रहा है अपने ऑडियंस को। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। रिटन कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? द डॉक्यूमेंट शुड बी एज रीडर फ्रेंडली एज पॉसिबल। डॉक्यूमेंट जो होगा, जो रिटन में हम जो, मतलब हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिख के जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो रीडर फ्रेंडली होना चाहिए, अधिक से अधिक रीडर फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब आपको, जो मेरा रीडर है, जो मेरा लिखा हुआ जो राइटिंग में जो हमने कम्युनिकेट किया है, या जो हमने जो लिखा है, उसको वो समझे अच्छे से, पूरी तरह से समझ जाए, रीडर फ्रेंडली। क्योंकि राइटिंग कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप, कुछ क्वेरी होता है, कुछ अगर मान लीजिए कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेरीज है, तो वो तुरंत क्लियर नहीं हो पाता है। अक्सर कभी कभी तो क्लियर होता ही नहीं। तो ये ध्यान में रखना है कि हम जो लिख रहे हैं, तो अगला जो है मेरा रिसीवर जो है, रीडर जो है, वो उसको समझ जाए अच्छी तरीके से। तो इसके लिए क्या हमको समझना पड़ेगा कि क्लास ऑफ ऑडियंस क्या है मेरा, मतलब रीडर का क्लास क्या है, किस तरह का है, स्टेटस क्या है उसका। स्कूल में जो जाते हैं, स्कूल में हमको पता होता है ना, अब एलकेजी का बच्चे के साथ हमको कैसा कम्युनिकेट करना है, 5 क्लास का बच्चा के साथ कैसा कम्युनिकेट करना है ना, 11th 12th का बच्चे के साथ कैसा। तो वो हमको पता करना पड़ेगा कि जो मेरा जो रीडर है वो किस लेवल का है रीडर, उसके साथ हम कैसा कम्युनिकेशन करेंगे, स्टाइल क्या रहेगा, टोन क्या रहेगा, वोकेबुलरी क्या, मतलब कैसा रहेगा, उसका ध्यान रखना है। रीडर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब हमने जो लिखा, मेरा रीडर उसको समझ गया अच्छे से ना। यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स एंड नंबरिंग whenever possible to break up the text। रिटर्न में आपको क्या करना है कि आपको हेडिंग लिखना है, हेडिंग देना है, सब हेडिंग देना है, बुलेट पॉइंट्स बनाना है ना, और नंबरिंग करते हुए आपको मतलब लिखना है। उससे क्या होता है, उससे आपका टेक्स्ट ब्रेक होता है, और टेक्स्ट ब्रेक होता है तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, दिखता भी अच्छा है ना। इसलिए हम सब हेडिंग डालते हैं, सब हेडिंग डालते हैं, बुलेट्स डालते हैं, नंबर्स डालते हैं, क्योंकि वो एक तो अट्रैक्टिव होता है, पढ़ने में अच्छा होता है ना, इंटरेस्टिंग होता है। एग्जाम में भी हम लोग देखते हैं ना कि पॉइंट वाइज करके लिखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि इंप्रेस होता है, जो हमारा जो एग्जामिनर जो होता है वो इंप्रेस्ड होता है कि हाँ, लड़का अच्छा लिख रहा है, तो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्शन है इसके मतलब राइटिंग में, है ना। ये बात है। एड ग्राफ्स एंड चार्ट्स टू ब्रेक अप योर टेक्स्ट। ग्राफ और चार्ट भी डालें आप अपने टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए, है ना, ब्रेकअप करने के लिए। उससे क्या होगा, इंटरेस्ट जगेगा, अट्रैक्टिव होगा, आपका जो राइटिंग वाला जो पर्सन है वो अट्रैक्टिव होगा। यूजिंग क्वेश्चंस इज अ गुड आइडिया। क्वेश्चंस हेल्प कीप द रीडर एंगेज्ड एंड क्यूरियस। जैसे क्लास वगैरह, हम लोग क्लास वगैरह में पढ़ते हैं, या जैसे कुछ हम लोग किताब वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें लास्ट में क्वेश्चंस, और उसमें लास्ट में आजकल क्या होता है, समरी जैसा होता है, कंक्लूजन, उसके बाद होता है क्वेश्चंस। क्यों समरी इसलिए होता है? ताकि आपने जो पढ़ा, आप उस समरी देख के आप
पॉइंट वाइज आपको मतलब पता चला, हाँ हमने ये पढ़ा। क्वेश्चंस क्यों होता है? ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ जाए कि हाँ, मतलब अपने मन में ही अगर आप उसको आंसर करें, जरूरी नहीं है कि कॉपी में ही लिख लिख के आंसर करें, लेकिन आप मन में अगर उसको आंसर करें तो आपके लिए, आपको मतलब पूरी तरह से वो याद हो जा रहा है, आपको समझ में आ जा रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, ये है राइटिंग स्किल्स, मतलब आपको कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या आपकी मतलब आप जो लिख रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, टोन क्या होना चाहिए, ये सब बातें हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामेटिकल एरर्स। पढ़ दीजिए इसको, धनीराम को या कोई भी पढ़ दीजिए जो नहीं पढ़े। Grammatical errors. It's essential to learn grammar properly and to avoid common mistakes that the spell checker won't find. Using words like effect instead of effect or missing out the apostrophe should be avoided. Everything that one writer should be of a quality that every reader will find acceptable. ग्रामेटिकल एरर का ध्यान रखना है आपको, ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है। तो उसके लिए क्या है कि इट्स एसेंशियल टू लर्न ग्रामर प्रॉपरली, आपको ग्रामर अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। एंड टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स दैट द स्पेल चेकर वोंट फाइंड। मतलब कहने की मतलब समझने वाली बात यह है कि आपको ग्रामर जो है वो अच्छी तरीके से सीखना है और आपको मिस्टेक नहीं करना है। राइटिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक का कोई स्कोप नहीं है। राइटिंग में अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया तो कहानी हो गया खराब, है ना। मतलब सिली मिस्टेक नहीं करना है, मतलब बड़ा बड़ा मिस्टेक नहीं करना है, कोशिश करना है। कोशिश क्या करना है, मतलब करना ही नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए रिटर्न में। उसके बाद यूजिंग वर्ड्स लाइक अफेक्ट इंस्टेड ऑफ इफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट, है ना। अफेक्ट प्रभाव, क्या होता है प्रभाव, अफेक्ट और इफेक्ट का अंतर। हैव एन इफेक्ट ऑन, मेक अ डिफरेंस टू, प्रभाव डालना, को प्रभावित करना। इफेक्ट है प्रभाव, दोनों नाउन भी है वर्ब भी है, दोनों, है ना। वो डिपेंड करता है कि यूसेज कहां पे हो रहा है। ठीक है, ये ग्रामर का ये सब जो पार्ट है ना, ये बहुत लेंदी पार्ट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है ये सब चीज, अफेक्ट और इफेक्ट। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है कि हमको अफेक्ट लिखना है या इफेक्ट लिखना है, वही बात हो रहा है यहाँ पर। समझे ना प्रभात, वही बात हो रहा है कि आपको अफेक्ट और इफेक्ट का इस्तेमाल पता होना चाहिए कि कहाँ पे अफेक्ट होगा, कहाँ इफेक्ट होगा, है ना। प्रभाव है या प्रभावित है, क्या है अफेक्ट। अफेक्ट मतलब प्रभावित, इफेक्ट मतलब प्रभाव, मिलता जुलता ही है मतलब, लेकिन कहां पे किसका इस्तेमाल करना है उसका हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग का क्या रहा आज का आप लोग का एक छोटा सा असाइनमेंट क्या रहा, अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा और पूरा लिख के लेके आइएगा एग्जाम्पल के साथ। अफेक्ट, इफेक्ट, AFFECT और EFFECT। ठीक है, और मिसिंग आउट द एपोस्ट्रोफी शुड बी अवॉइडेड। अगर कहीं एपोस्ट्रोफी लगाना है तो उसको लगाना है, अगर अगर वहां पे लगना है एपोस्ट्रोफी तो वहां लगाना पड़ेगा आपको, है ना। इन्वर्टेड कोमा देना है तो इन्वर्टेड कोमा देना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी देना है मतलब अगर लगना है तो वहां पे देना पड़ेगा, है ना। मतलब ये एपोस्ट्रोफी और ये लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से पंक्चुएशन जो है उसका ध्यान रखना है आपको। कोमा कहाँ लगना है, कोलन कहाँ लगना है, सेमी कोलन कहाँ लगना है ना, हैश कहाँ लगना है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। Everything that one writes should be of a quality that every reader will find acceptable। अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसका एक क्वालिटी होना चाहिए, और क्वालिटी ऐसी होना चाहिए कि एवरी रीडर विल फाइंड एक्सेप्टेबल, उसको कोई जो भी रीडर है आपका वो उसको एक्सेप्टेबल हो, मतलब वो उसको समझ जाए, पढ़ के एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेबल हो मतलब वो पढ़ के समझ जाए, अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड कर जाए, अंडरस्टैंडेबल हो, समझने योग्य हो।
हाँ, प्रूफिंग। प्रूफिंग क्या होता है? प्रूफिंग क्या होता है? व्हाट इज प्रूफिंग? हमने कुछ लिखा और उसको हमने चेक किया अच्छे से। प्रूफ रीडर, प्रूफ रीडिंग, ये नाम सुने ना आप लोग? प्रूफिंग। कार्ड वार्ड से पढ़े जाते हैं ना लोग, जो आपका ये है प्रेस वाला, बोलता है ना कि एक बार आके देख लीजिए, प्रूफ देख लीजिए एक बार आके। मतलब अगर इसमें कोई कुछ गलती है तो उस गलती को सुधार देगा वो प्रूफिंग। तो आपने जो लिखा उसको आप एक बार चेक करें अच्छे से। प्रूफ योर हेडर्स एंड सब हेडर्स। हेडर सब हेडर सब जानता है ना, ऊपर शीर्षक होता है और शीर्षक के नीचे भी एक मतलब उप शीर्षक होता है, हेडर और सब हेडर। पीपल ऑफन स्किप दीज एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट अलोन। लोग क्या होता है कि अक्सर हेडर और सब हेडर को स्किप कर जाते हैं और सिर्फ टेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए, मैंने लिखा ना, ये मेरा हेडर हेडिंग है प्रूफिंग, तो ऊपर हम पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि नीचे क्या कहानी लिखा हुआ है ना? मतलब समझ में आएगा ना कि अच्छा ओ प्रूफिंग के बारे में बात चल रहा है। मतलब यहाँ जो भी लिखा होगा सब प्रूफिंग के बारे में होगा। ठीक है, तो वही है, एक हेडर होना चाहिए। ध्यान रखना है आपको कि हेडर क्या होगा, सब हेडर क्या होगा, है ना? और हेडर जो है वो बड़ा और बोल्ड होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकता, इसको भी आपको चेक करना है। PROOFING लिखे हैं हम, अब PROFING लिखे होते हैं तो वो तो ब्लंडर हो जाता है, बहुत बड़ा गलती हो जाता है। तो हर चीज का ध्यान रखना है, हेडर का, सब हेडर का ध्यान रखना है। रीड द डॉक्यूमेंट आउट लाउड। आपने जो कुछ भी लिखा है, जो लिखा है आपने, जो रिटर्न में आपने जो कम्युनिकेट किया हुआ है, उसका पहले कम्युनिकेट करने से पहले आप उसको पढ़ें। दिस वे वन इज मोर दिस वे वन इज मोर लाइकली टू कैच मिस्टेक्स। इसमें क्या होता है कि आप जोर से अगर पढ़ते हैं किसी भी चीज को तो आपको मिस्टेक का तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए लोग बोलता है थोड़ा जोर जोर से पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, रीडिंग मारो। यूज योर फिंगर टू फॉलो टेक्स्ट एज यू रीड। अपनी उंगली को ऐसे करते हुए पढ़े, टेक्स्ट पे उंगली रखते हुए पढ़े। आजकल तो हम लोग कर्सर रखते हैं, तो अगर कॉपी किताब किताब है, कॉपी है, तो उस पर आप उंगली रखे। बहुत लोग पेंसिल रखता है, बहुत लोग पेन रखता है। लेकिन कुछ पॉइंट आउट करते रहे आप, ऐसे ऐसे कोई कोई पॉइंटर जरूर रखें, उंगली रखें या कुछ भी रखें। दिस इज अनदर ट्रिक दैट हेल्प स्लो डाउन। गलती जो है इससे भी कम हो सकता है, उंगली रखे हुए हैं या पेन रखे हुए हैं, पेंसिल रखे हुए। स्टार्ट एट द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। इसमें क्या कह रहा है कि प्रूफ रीड जो है आप एंड से बिगिनिंग कीजिए, आप नीचे से ऊपर जो है प्रूफ रीड कीजिए। दिस हेल्प्स फोकसिंग ऑन एरर्स नॉट ऑन कंटेंट। सही बात है। इसमें क्या होगा कि अगर आप ऊपर से कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपको लगे, अगर कोई कहानी लिखे हुए हैं आप, कहानी अगर लिखे हुए हैं तो कहानी तो ऊपर से नीचे ऐसे लिखता है ना, सिलसिलेवार ढंग से लिखता है लोग। लेकिन नीचे से अगर आप लिखें तो वो मीनिंग नहीं निकलेगा उसका, लेकिन आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो पता चलेगा। ठीक है, तो प्रूफिंग जो है, प्रूफिंग वो आपको एंड से बिगिनिंग करना चाहिए, एंड से बिगिनिंग। हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका राइटिंग स्किल, इंग्लिश का राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे अपने इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को? पहला क्या बोल रहा है, राइट इन इंग्लिश एवरी डे। रोज इंग्लिश में कुछ ना कुछ जरूर लिखते रहे, रोज इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखते ही रहे। दूसरा है आस्क समवन टू चेक योर राइटिंग। किसी व्यक्ति को अपना राइटिंग चेक करने के लिए बोलें, लेकिन व्यक्ति ऐसा हो जिसको नॉलेज हो। ठीक है, सी
तेज आदमी से, किसी विद्वान आदमी से अपना राइटिंग को चेक कराएं। फिर है इंप्रूव योर वोकैबुलरी, अपना वोकैबुलरी को इंप्रूव करें। उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, इंग्लिश इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला, कहानी पढ़ें, रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ें, है ना, चंपक पढ़ें इंग्लिश वाला, कुछ भी पढ़ें, उससे आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा। सबसे अच्छा रीडर्स डाइजेस्ट है, बच्चों के लिए मतलब सजेस्ट करता है लोग। लेकिन आप लोग अभी इस उम्र पे हैं कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए। द हिंदू न्यूज़पेपर मत पढ़िए, उसका इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ होता है। द टेलीग्राफ पढ़िए, उसका इंग्लिश बहुत आसान होता है। द टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ जो है वो कलकत्ता का है, बंगाल का है, वो पढ़िए। कि अगर नहीं मिलता तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। द हिंदू करके एक आता है, वो मत पढ़िए, वो बहुत ही टफ है। ठीक है, यूज अ डिक्शनरी। कोई भी भारी वर्ड अगर, या ऐसा वर्ड जो आप पहली बार देख रहे हैं या मतलब रेयरली देखते हैं, उसको नोट डाउन कीजिए। वैसे सारा जो भी वर्ड आपके लिए नया है सबको लिखें, और सबका जो भी आपको हिंदी में अगर कंफर्टेबल है तो उसका हिंदी मीनिंग लिख लीजिए। अगर उसका सरल इंग्लिश कंफर्टेबल है तो सरल इंग्लिश लिखिए। ठीक है, डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए। और टफ जो आपको भारी जो शब्द लग रहा है उसको लिख लीजिए उसका मीनिंग के साथ। चेक योर राइटिंग केयरफुली, वही प्रूफिंग कीजिए अपने राइटिंग को, केयरफुली सावधानी पूर्वक चेक कीजिए। राइट अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक के बारे में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका वोकैबुलरी जो है और मजबूत होगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक के बारे में आप लिखेंगे तो नया नया शब्द आप लिखेंगे, नया नया शब्द लिखेंगे तो आपका वोकैबुलरी मजबूत होगा। डू योर होमवर्क योर सेल्फ, ये आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को कोई होमवर्क मिलता है, कोई असाइनमेंट मिलता है, उसको खुद से लिखिए, खुद से उसको बनाइए, खुद से सॉल्व कीजिए सारा कुछ। राइट टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कुछ भी लिखिए। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज ही करते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए अपने, कम से कम अपने दोस्तों के साथ अगर कम्युनिकेट करते हैं तो इंग्लिश में लिखिए। क्या होगा, गलत होगा, लेकिन वही ना दिख रहा है, और तो कोई नहीं दिख रहा है ना। राइट अ ब्लॉग, ब्लॉग लिखिए। ब्लॉग लोग पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लिखिए उसको, है ना। ब्लॉग कैसे लिखते हैं वो यूट्यूब में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक, सबसे बड़ा पॉइंट, गलती करने से डरिए मत। गलती कीजिए, क्योंकि गलती करेंगे तभी सीखेंगे, गलती नहीं करेंगे तो जीवन में नहीं कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि अरे हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जरूरी है, गलत होना भी जरूरी है। गलती कीजिए, पूरा गलती कीजिए। ठीक है, बस ये फिलहाल यही समाप्त होता है हमारा ये क्लास। फिर हम लोग मिलेंगे परसों।